तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम और आपका स्वागत है एंड ऑफ अवर मून वन पार्ट 5 में। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ गियोमे को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड दिखाई देना शुरू हो जाता है। तब यहाँ मोइचिरो भी कोकुशिबो के ऊपर हमला करने का मौका ढूंढ रहा होता है ताकि वो थोड़े टाइम के लिए उसकी मूवमेंट को रोक सके। अगर मैं थोड़े टाइम के लिए इसकी मूवमेंट्स को रोक पाया तो मुझे पूरा यकीन है कि सानेमी और गियोमे इसका सर जरूर काट देंगे। मैंने एक बाजू खो दिया जिस वजह से ब्लीडिंग हो रही है और मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। अब गियोमे देखता है कि मोइचिरो आगे बढ़ रहा है तो गियोमे सानेमी को आवाज लगाकर आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो तीनों ही कोकुशिबो पर इकट्ठा हमले करने लगते हैं। इन तीनों के पास मुझ पर इकट्ठा हमले करने के अलावा कुछ चारा नहीं बचा है। ये बहुत अच्छी बात है, अब मैं तीनों को इकट्ठा ही मार सकता हूँ। तो कोकुशिबो अपनी मून बेटे की 40 फॉर्म से उन पर हमला करने लगता है तो सानेमी गियोमे और मोइचिरो की तरफ से हमले से बच जाते हैं और उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब गियोमे अपने गले में बने हुए मोती की माला से कोकुशिबो के हाथ पर हमला कर देता है जिस वजह से वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो हम देखते हैं कि उन्हें कोकुशिबो के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो कोकुशिबो के हाथ को काटने में कामयाब होते हैं। तब मोइचिरो भी तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है तो इस चक्कर में मोइचिरो की एक टांग कट जाती है। आखिरकार ये मेरे हमले से बच ही गया, लेकिन इसने अपनी गर्दन कैसे बचाई? कहीं ऐसा तो नहीं ये भी उस दुनिया को देख सकता है जिस दुनिया को मैं देख सकता हूँ? तो इसका मतलब वो स्टोन हशरा भी इस दुनिया को देख सकता है। वो अपने ब्लड फ्लो को मैनिपुलेट करके मेरे अटैक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी अभी बहुत अजीब चीजें होंगी और अब मुझे इनका प्लान भी पता चल गया है, तो अभी मेरे गर्दन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोकुशिबो अपनी मून ब्रीथिंग के 16 फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन मोइचिरो से नहीं छोड़ रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है गेनिया उस पर हमला करेगा। तो यहाँ गेनिया ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसकी बंदूक भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, तो वो किसी तरह हिम्मत करके कोकुशिबो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोकुशिबो उसकी गोलियों को रोकने लगता है, लेकिन वो गोलियां घूमकर उसकी बॉडी पर लग जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसकी गोलियों को रोक दिया था। अच्छा, तो उसकी गन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो ये क्या किसी तरह की ब्लड डीमन आर्ट है? तभी हम देखते हैं गेनिया की गोली की वजह से कोकुशिबो के अंदर से पेड़ बाहर आने लगते हैं जो कि जमीन में ढस जाते हैं, जिस वजह से कोकुशिबो मूव नहीं कर पा रहा होता है। मुझे समझ में आ रहा है, इस लड़के ने मेरे बालों और तलवार को एब्सॉर्ब कर लिया है। तो इस बात का फायदा उठाकर गियोमे और सनामी कोकुशिबो पर हमला कर देते हैं। मुझे पूरी बॉडी में इरिटेशन फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ खतरे में है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे 400 साल पहले महसूस हो रहा था। 400 साल पहले उस दिन चांद लाल था और उस दिन मैंने ऐसा कुछ देखा जिस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि उसके सामने उसका छोटा भाई यूरिची आ चुका होता है जो काफी बूढ़ा हो चुका होता है। पिछली बार हम 60 साल पहले मिले थे, इसका मतलब यूरिची अब 80 साल का हो चुका है। इम्पॉसिबल, मार खाने के बाद तो हर आशिरा 25 साल के बाद मर जाता है, तुम कैसे जिंदा बच गए? तो यूरिची कोकुशिबो देखकर रोने लगता है। जिस बंदे को मैंने एक बार भाई कहा था वो आज मुझे दया दिखा रहा था। मैंने अपने भाई से 60 साल तक नफरत की थी, लेकिन फिर भी मुझे उस दिन कोई गुस्सा नहीं आ रहा था उसके ऊपर। मेरा छोटा भाई जिसने आज तक कोई इमोशन जाहिर नहीं किया, वो उस दिन रो रहा था, जिस वजह से जिंदगी मुझे पहली बार कुछ महसूस हुआ और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। लेकिन अगर एक डीमन स्लेयर होने के नाते उन्हें मेरी तरफ में तलवार पॉइंट करी तो मुझे उसे मारना होगा। तभी ये फीलिंग मेरे अंदर की खत्म हो गई। तो यूरिची सीरियस हो जाता है और कोकुशिबो को मारने के लिए इसके ऊपर हमला कर देता है। तो हम देखते हैं कि कोकुशिबो का आधा गला कट जाता है। आखिरकार क्यों तुम इतने स्पेशल हो? मार खाने के बाद भी तुम इतने साल जी पाए हो और तुम्हारी टेक्निक अभी भी वैसी की वैसी ही है। अचानक से मुझे वो 60 साल याद आ गए जब मुझे तुमसे नफरत थी। तुम्हें इस दुनिया के लॉस से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि कोर्ट ने तुम्हारी हमेशा साइड ली। मुझे तुमसे नफरत है और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर तुमने मेरे ऊपर दोबारा हमला किया तो मैं मारा जाऊंगा। तो कोकुशिबो फिर से अपनी बॉडी में इरिटेशन फील होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन यूरिची उस पर हमला नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो ओल्ड एज की वजह से खड़े खड़े मर गया होता है। अगर यूरिची उस दिन एक पल और सांस ले लेता तो मैं मर चुका होता। मैं डीमन इसलिए बना था ताकि मैं ज्यादा जिंदा रह सकूं, और अब यूरिची मर चुका था तो अब ऐसा कोई सोर्स मैं नहीं बता था जो मुझसे जीत सके, और अब मैं जीतता ही गया, जिस वजह से मैं ऐसा बन गया। तब यहाँ कोकुशिबो जोर जोर से चीखने लगता है और एक ही हमले सबों को दूर फेंक देता है, जिस वजह से मोइचिरो बीच में से कट जाता है और यहाँ गेनिया के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कोकुशिबो की बॉडी में से तलवारें बाहर आ रही होती हैं। इसने तो अपनी पूरी बॉडी में तलवार निकाल ली है और अभी हम एक तलवार से लड़ पा रहे थे, अब मैं मरने वाला हूँ। इसका मतलब मैं किसी काम नहीं आ पाऊंगा। गेनिया यहाँ अभी सभी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी सानेमी और गियोमे कोकुशिबो पर हमला कर देते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, अगर गियोमे और सानेमी ऐसे लड़ते रहे तो ये मारे जाएंगे, पर मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता क्योंकि मुतान अभी भी जिंदा है। मुझे इसकी टेक्निक को रोकना ही होगा। तभी हम देखते हैं मोइचिरो की तरफ अचानक से रेड हो जाती है, जिसे देखकर कोकुशिबो हैरान हो जाता है और उससे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी बॉडी के अंदर किसी ने आग लगा दी हो। तभी सानेमी कोकुशिबो के गले पर हमला कर देता है। मेरी ब्लड अभी भी कोकुशिबो की बॉडी के अंदर है, इसका मतलब अभी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो गेनिया किसी तरह हिम्मत करके ब्लड डीमन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कोकुशिबो के अंदर फिर से पेड़ निकल आता है। इस बंदे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है,
लगता है मुझे इस बंदे को पहले ही मारना चाहिए था। रुको, मेरी टेक्निक बाहर क्यों नहीं आ रही है? तो ग्योमे अपनी बॉल से कोकोशुबा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसकी गर्दन फिर भी नहीं करती। तो वो नीचे से अपने एक्स से उसके गर्दन पे हमला कर देता है। इसे कोकोशुबा भी तलवार से रोक लेता है। क्या मेरी टेक्निक इस पेड़ की वजह से बाहर नहीं आ रही है? क्योंकि मेरे ब्लड को सोख के बड़ा हो रहा है, ऊपर से मेरी बॉडी के अंदर किस तरह का पेन हो रहा है। क्या ये उस रेड ब्लड की वजह से हो रहा है? ये रेड ब्लड तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूरिची के पास था। तो यहाँ हम यूरिची और कोकोशुबा की बातें देखते हैं। यूरिची, तुमने अपने उत्तराधिकारी के बारे में क्या सोचा है? कोई भी हमारे जितना पावरफुल नहीं है, जिसका मतलब कोई भी हमारी ब्रीथिंग टेक्निक को नहीं सीख सकता। हमारी ये टेक्निक्स इस दुनिया से गायब हो जाएंगी। तो इस पर यूरिची कहता है कि भाई, तुम हम दोनों को जितना बड़ा समझ रहे हो, हम इतने बड़े भी नहीं हुए। हम बस ह्यूमन की लॉन्ग स्टे के बाद छोटे से पार्ट हैं। शायद जो अभी हमें सच बात कर सके वह अभी एक छोटा बच्चा होगा, लेकिन वो एक दिन यहाँ तक जरूर पहुँचेगा। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस अपनी ज़िंदगी के आखिर तक आराम से पहुँचना चाहिए। क्या तुम्हें एक्साइटमेंट फील हो रही है ब्रदर? देख लेना, हमारे बाद भी ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो सानेमी अपनी तलवार को ग्योमे की बॉल पर जोर से मारता है, इससे ग्योमे की बॉल और सानेमी की तलवार रेड कलर की हो जाती है और वो कोकोशुबा को काटने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।